ध्यान दीजिए। देखिए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया था। जो टॉर्क था वो था एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टॉर्क जो था वो क्या था? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वहां पे हम लोगों ने बात की थी, जो टॉ आया था वो आया था एम बी साइन अल्फा। एम बी साइन अल्फा, और अल्फा क्या था? एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, बात समझ में आ गई? बात समझ। मैंने बोला यहाँ पे टॉर्क क्या है? एम बी साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड ए वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। आगे बात समझ में। अगर ये टॉर्क लूप को डी थीटा एंगल पे रोटेट कर दे, ये टॉर्क लूप को डी थीटा एंगल पे रोटेट कर दे, तो वर्कडन होगा टॉ इंटू डी थीटा। वर्कडन कितना होगा? टॉ इंटू डी थीटा। सेम जैसे वर्कडन होता था एफ डॉट डी एस, याद है? वर्कडन क्या होता था? एफ डॉट डी एस। वैसे ही टॉ के थ्रू वर्कडन होगा टॉ इंटू डी थीटा। आगे बात समझ में। तो यहां से जो वर्कडन आ गया वो हो गया एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अगर ये लूप सपोज थीटा वन से थीटा टू घूम रहा है, सपोज ये लूप थीटा वन से थीटा टू घूम रहा है, तो मैंने जो लिमिट्स लगा दी वो कहाँ से कहाँ लगा दी? थीटा वन से थीटा टू। तो यहाँ से जो वर्क डन हो जाएगा, एम और बी दोनों कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट्स आर थीटा वन से थीटा टू। तो यहाँ से जो डब्ल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। तो यहाँ से जो वर्क डन हो जाएगा, वापस एक बार फिर कराऊंगा इसे मैं, एम बी कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। ये वर्क डन होगा उस लूप को घुमाने में, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, अगर लूप थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक जा रहा है। ठीक है। स्पेशल केस है इफ थीटा वन जो है वो 90 डिग्री है, और थीटा जो है, थीटा टू जो है वो थीटा है, थीटा वन कितना है? 90 डिग्री, और थीटा टू कितना है? थीटा। यानी थीटा वन हो गया 90, तो जो डब्ल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस 90 हो गया जीरो, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। आगे बात समझ में। यहाँ पे इसको इसकी एनर्जी से भी इक्वेट करते हैं कि भैया ये इसकी एनर्जी भी हो गई। आगे बात समझ में। वर्क डन जो है एनर्जी में जाकर स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो ये क्यू क्या हो गया? माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। समझ में आया क्या इतना? जल्दी से उतारिए इसे प्लीज। देखिए, अगला टॉपिक है आपका, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। गैल्वेनोमीटर किस काम में आता था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर पढ़ाया मैंने, उसे कन्वर्जन्स पढ़ाया मैंने, है ना? कि एमीटर में कन्वर्ट किया था, उसे उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया था, याद है? पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। देखिए, टॉर्क के बिना, हाँ, टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। आप देखिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, बीच में एक सिलेंडर रखा हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर का। ठीक है। उसके ऊपर एक इस टाइप से कॉटेड वायर की कॉइल बनाई हुई है, रेक्टेंगुलर, समझ रहे हैं? ये बहुत सारे टर्म्स है इसमें। इस टाइप से इसके बीच में कॉइल है, समझ में आ गया? इस ये जो कोटेड वायर की रेक्टेंगुलर कॉइल है, किस पर रैप हुई हुई है? एक सॉफ्ट आयरन कोर के सिलेंडर पर। ठीक है बेटा। इसको एक पॉइंट से मैंने एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है, दूसरी टाइप से मैंने उसे हैंग किया हुआ है सिस्टम में। ठीक है बॉस, क्या हुआ? होगा क्या? होगा ये कि जैसे ही मैंने सपोज इस कॉइल में करंट फ्लो करी, समझना ध्यान से, इस कॉइल में करंट फ्लो करी, तो ये जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? टॉर्क जनरेट होता है। मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा, तो क्या होगा? ये कॉइल घूमेगी। ये कॉइल क्या होगी? घूमेगी। मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा, कॉइल क्या करेगी? घूमेगी। अब कॉइल घूमेगी मतलब सिलेंडर वाले पूरी असेंबली घूम रही है, ऐसा मानो, है ना? अब जब ये कॉइल घूम रही है, तो एक कॉइल जो है नीचे एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। ऊपर नीचे नहीं होगी, ऐसे घूम रही है। अब तुम ऐसा सोचो, एक मोटी सी स्प्रिंग पकड़ो अपने दोनों हाथ में, एक तरफ से उसे रिजिड कर दो, दूसरी तरफ से उसे ऐसे घुमाओ, घुमा रहे हो, जैसे ही छोड़ोगे खट, स्प्रिंग वापस ऐसे हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे बहुत ज्यादा फोर्स लगा लगा के ऐसे कर करके घुमा रहे हो, तो स्प्रिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉक लगाएगी। यानी अगर आप ऐसे टॉक लगा रहे हो तो स्प्रिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉक लगाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा? रिस्टोरिंग टॉर्क। कुछ कह रहा है बेटा? पक्का? समझ में आया? तो अगर मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से कॉइल अगर ऐसे घूमी, तो घूमी 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 घूमी, तो स्प्रिंग में भी थोड़ी सी ऐठन
एटर्न जनरेट होगी, ऐसा थोड़ी सी घूम जाएगी, तो जो स्प्रिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी। आई बात समझ में? तो अगर सपोज अगर मैं ऐसे देखूं बोलूं कि अगर मैग्नेटिक टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, तो स्प्रिंग टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा। कोयल घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही, जब तक कोयल घूम रही है तब तक तो जब तक कॉइल घूम रही है जब तक कॉइल घूम रही है तब तक तो क्या सीन है, तब तक तो मैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा है और जो स्प्रिंग टॉर्क है वो कम है। एक कंडीशन ऐसी है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा कॉइल रुक जाएगी और घूमना और ज्यादा नहीं घूम पाएगी। आगे बात समझ में? तो जिस कंडीशन में ऐसा होगा कि जो कॉइल है वो और ज्यादा नहीं घूम रही है, उस टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका स्पेलिंग क्या होती है टॉर्क की, TRQE होता है ना, क्या कर रहा हूँ मैं। हम्म टॉ मैग्नेटिक वो कितना होता है, टॉ मैग्नेटिक कितना होता है, एम क्रॉस बी। क्या होता है, एम क्रॉस बी। समझ में आया? तो ये हो गया एम क्रॉस बी यानी एम बी साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कंडीशन के लिए थीटा 90 रखते हैं, यानी जो मैग्नेट्स होने से सर्कुलर फॉर्मेट में डालते हैं कि थीटा की 90 की कंडीशंस बने। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गया एम बी, टॉप मैग्नेटिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी। एम कितना होगा, एन आई ए बी, है ना, यही था एम। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एक टर्न से करंट जा रही है आई और एरिया ए है, तो एम कितना हो जाता, एन आई ए। तो एम हो जाएगा एन आई ए बी, मतलब मैग्नेट टॉर्क हो जाएगा एन आई ए बी। समझ में आ गया? स्प्रिंग टॉर्क क्या होगा, स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, के एक्स। यानी अगर स्प्रिंग को नेचुरल से एक्स में डिस्प्लेस कर देता था तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता था, के एक्स। स्प्रिंग को मीन पोजीशन से अगर मैं थीटा एंगल रोटेट कर दिया तो स्प्रिंग टॉर्क होगा के थीटा। क्या होगा, टॉर्सनल पेंडुलम टाइप। ठीक है। क्या होगा, के थीटा के कोई कांस्टेंट होता है, तो जो टो एस हो जाएगा वे हो जाएगा के थीटा। ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, ध्यान से समझिएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, तो टॉ मैग्नेटिक इज इक्वल टू टॉ स्प्रिंग। टॉ मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, एन आई बी इज इक्वल टू के थीटा। पक्की बात है? यानी यहां से जो करंट आ गया वो आ गया के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। किसी कॉइल के लिए और किसी स्प्रिंग के लिए के कांस्टेंट होगा, कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होंगे, बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, एरिया कांस्टेंट है। तो यहां से मुझे क्या दिख जाएगा कि आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, थीटा। कितना हो गया, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक स्केल बना दिया। क्या किया मैंने, एक स्केल बना दिया। ये सारी चीजों का वैल्यू मुझे पता है। अलग अलग स्टार्टिंग में स्केल बनाने के लिए अलग अलग करंट फ्लो करके थीटा की मार्किंग कर दी मैंने, कि भैया सपोज 1 एम्पियर पे 1 डिग्री होता था, 2 एम्पियर पे 2 डिग्री होता था, वट एवर, जनरलाइज बता रहा हूँ मैं। और ऐसे करते 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 मैंने जो थीटा की सुई लेके एक वहां पे कितने थीटा पे घूम रही है कोयल, तो वहां पे थीटा की मार्किंग कर दी। अब मुझे पता है कि भैया थीटा 0 डिग्री था जब करंट 0 डिग्री थी, 2 डिग्री होने पे करंट सपोज 4 डिग्री हो गई, 4 डिग्री होने पे सपोज करंट 8 डिग्री हो गई, वॉट एवर। इस टाइप से फॉर्मूले के यहाँ पे मैंने काम किया। ठीक है। तो मेरे को देखना ही नहीं है, मैं बस ऐसे मीटर देखूंगा। मैंने पूरा स्केल वहाँ पे जनरेट कर रखा है, अलग अलग करंट के लिए अलग अलग थीटा निकाल के लिए पूरा का पूरा करंट जनरेट कर रखा है वहाँ पे। तो ये अपने आप सुई घूमेगी, मुझे बता देगा कि भैया गैल्वेनोमीटर से इतना करंट पास हो रहा है। आगे बात समझ में? तो ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ से जो आई हो जाएगा, जो आई है वो हो जाएगा के अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। ठीक है बेटा। थीटा क्या है, मीन पोजीशन से ट्रेवल्ड एंगल, मीन पोजीशन से रोटेटेड एंगल। आगे बात समझ में? यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती हैं। एक होता है करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी आई एस होता है, आई एस होता है थीटा अपॉन आई। आई एस कितना होता है, थीटा अपॉन आई। यानी आई का वैल्यू अगर मैंने 1 एम्पियर फ्लो किया, आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू मैंने 1 एम्पियर फ्लो किया, तो थीटा कितना बना, कि थीटा कितने से घुमा, उस हम लोग क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। यानी यूनिट करंट फ्लो करने पर ट्रेवल्ड एंगल।
बोल सकता है ऐसा, है भाई? तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे, तो जो आई एस हो जाएगा बेटा, आई एस वो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन आई कितना हो जाएगा, एन बी ए अपॉन के। समझ में आ गया क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया मैं? समझ में आ रहा है? आई एस कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन आई, तो थीटा अपॉन आई होता है यहाँ से एन बी ए अपॉन के। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे है, अगला समझते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वी एस होता है थीटा अपॉन वी, यानी यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पर कॉइल के दोनों सिरों पर अगर यूनिट वोल्टेज अप्लाई किया, कॉइल के दोनों सिरों पर अगर मैंने यूनिट वोल्टेज अप्लाई किया, तो यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने में कितना एंगल ट्रेवल किया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझ में आ गया क्या इतना? कुछ कह रहा है बेटा? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा, वी को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहां से थीटा अपॉन आई क्या हो जाएगा, आई एस बाय आर हो जाएगा, और आई एस तो मुझे पता है, तो यहां से वी एस जो हो जाएगा एन बी ए अपॉन के आर। समझ में आया क्या बेटा? ये होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझ में आया आपको? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। जल्दी से उतारिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मूविंग चार्ज का लास्ट पार्ट चल रहा है हम लोग का, बार मैग्नेट। ठीक है, ठीक है। देखिए, बार मैग्नेट देखा है आप सब लोगों ने, बचपन में बहुत खेलते थे, है ना? ऐसे पास में लेके आते थे, कभी चिपकता था, घुमा देते तो चिपकता नहीं था, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, तो देखिए बॉस, ये आपके सामने एक बार मैग्नेट, ठीक है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है, ये चीज हम लोग को पता है ना भाई? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, तो बार मैग्नेट आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल, दो अलग अलग पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, पक्की बात है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, कोई भी पोल है, इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। समझना, ध्यान से समझना इस चीज को, एक टर्म डिफाइन करते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। ये एग्जैक्टली वो काम करती है जो चार्ज करता है क्यू। समझ में आया? ये एग्जैक्टली वो काम करती है जो चार्ज करता है क्यू। यानी अगर दो सेम पोल्स हैं तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और दो अनलाइक पोल्स हैं तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा तो साउथ साउथ भी रिपेल करेगा, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तूने मैंने बोला साउथ साउथ, तो तूने ठीक है, तो वो रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं, पक्की बात है। आगे बात समझ में? अब देखो, ध्यान से समझना, कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे दो चार्ज थे Q1 Q2, अगर वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे तो जो कूलम्स फोर्स लगता है कितना लगता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कितना लगता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा दोनों पोल साथ में एग्जिस्ट करते हैं, पक्की बात है। तो यहां पर अगर मैं ऐसा सोचूं कि कोई एक पोल यहां रखा है, सपोज ये कोई पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ है m1, ठीक है, दूसरा पोल यहां रखा हुआ है जिसका पोल स्ट्रेंथ है m2, एक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, दूसरा पोल यहां रखा है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है m2। ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, इनके साथ दूसरे पोल्स भी होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखें, कहां पर? एयर ऑब्लिक वैक्यूम। तो यानी या तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली एक पोल जो दूसरे पोल पे फोर्स लगाएगा वो लगाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब एग्जैक्टली वैसा ही है कि Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जैसा अपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था वैसा ही काम है यहाँ पे। आगे बात समझ में? समझ में आया? अब देखिए, जनरली जो नॉर्थ पोल है, जनरली जो नॉर्थ पोल है उसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं सपोज प्लस एम से। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? प्लस एम, प्लस माइनस होता नहीं बट जनरली मैंने बोल दिया सपोज प्लस एम है।
यानी नॉर्थ पोल एग्जैक्टली यहां पर पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। आई बात समझ में? साउथ पोल है, मैं उसे रिप्रेजेंट कर देता हूं माइनस एम से, यानी साउथ पोल जो है वो हमेशा कैसे बिहेव करेगा, एक नेगेटिव चार्ज क्यू की तरह। आगे बात समझ में? तो यानी दो पोल्स है, उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं? समझ में आ गया? ठीक है। यहां पे ये जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल है या बार मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल भी है, ऑलरेडी भी बताया मैंने। तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन करता है डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? तो यहां पे ध्यान दीजिए, वहां पे था, याद करो, वहां पे भी डाइपोल मोमेंट था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल लो या मैग्नेटिक मोमेंट बोल लो, एक ही बात है। तो यानी यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वो होगा कैपिटल एम। क्या होगा? कैपिटल एम। आगे बात समझ में? वहां पे क्या होता था? पी। वहां पे क्या होता था? पी। ठीक है। अगर ये बीच की डिस्टेंस सपोज एल है, जनरलाइज मैंने बोल दिया दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस एल है, तो जो कैपिटल एम का वैल्यू होगा स्मॉल एम, यानी पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। कितना हो गया? स्मॉल एम इंटू मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, एम इंटू एल। ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट। आगे बात समझ में? और ये जो होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। किधर होगा? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यानी यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट का बात करूंगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, और जो वैल्यू होगी वो होगी एम वेक्टर। कितनी होगी? एम वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब यहां पे एक चीज और डिफाइन की जाती है। यहां पे जो पोल्स होते हैं ना बेटा, ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स एग्जैक्टली मैग्नेट के एंड्स पे नहीं होते। जो पोल्स हैं वो एग्जैक्टली मैग्नेट के एंड पर नहीं होते, ये थोड़े से अंदर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? थोड़े से अंदर। ध्यान दीजिए। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेट का ज्योमेट्रिक लेंथ, मैंने बोल दिया एल जी, मैग्नेट का ज्योमेट्रिक लेंथ मैंने बोल दिया एल जी, और दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज जो रियल पोल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया, यहां पे मैंने बोल दिया एल एम, मैग्नेटिक लेंथ एल एम, यानी मैग्नेटिक लेंथ। आगे बात समझ में? तो एल जी, जो एल एम है वो एल जी से थोड़ा सा छोटा है, जो एल एम है वो एल जी से थोड़ा सा छोटा है। तो यहां पे एल एम अपॉन एल जी, एल एम अपॉन एल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.84, 0.84। यानी जो पोल्स के बीच का जो रियल डिस्टेंस होता है वो हल्का सा कम होता है कंपैरेटिवली उसका जो ज्योमेट्रिक लेंथ है उससे थोड़ा सा। आगे बात समझ में? तो एल एम अपॉन एल जी जो होगा वो 0.84 होने वाला है। ठीक है। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आता है, तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? वहां पर प्लस क्यू था, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू कौन रिप्लेस कर रहा है? प्लस एम बोले तो नॉर्थ पोल। आगे बात समझ में? वहां पे माइनस क्यू होता था, माइनस क्यू को कौन रिप्लेस कर रहा है? माइनस एम बोले तो साउथ पोल। आगे बात समझ में? ठीक है भाई। वहां पे डाइपोल मोमेंट होता था पी, पी को कौन रिप्लेस कर रहा है? कैपिटल एम। समझ में आया? पी होता था क्यू इंटू टू ए या क्यू इंटू डी, यहां पे एम होगा एम इंटू एल। आगे बात समझ में? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन्हीं के भी पे हम लोग आगे काम करेंगे। समझ में आया? फटाफट इन्हें उतारिए, जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ, समझ में आया ये? बेसिकली आपको देखिए यहाँ पे एल एम अपन एल जी का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.84 दिया हुआ है, बट सवालों में आपको कुछ अलग अलग करके नहीं दिया रहेगा। आपको एक एल दिया होगा तो एम इंटू एल ही करना रहेगा। अगर वो बहुत ही स्पेसिफिक कर दे कि भैया जो मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ इतनी है और मैग्नेटिक लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी और उसके बाद डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आप कम करके डायपोल मोमेंट निकालेंगे। तो एम यहाँ पे जो एम इंटू एल है उसमें एल में क्या रखेंगे? एल जी रखेंगे वहां पे। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे समझिए। ठीक है, ये सारी सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको मेरे को लगता है समझ में आ गई होंगी, और कैसे रिलेट करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अब फोर्स कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ध्यान देना।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद करो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय क्यू। याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होता था, अगर हल्का सा तुमको याद आ रहा हो ध्यान दो, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ फैक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट जो होता था वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता था। वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी वेक्टर वो होता है एफ वेक्टर अपॉन एम नॉट। एम नॉट मैं बोल रहा हूं एम नॉट नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल हैविंग यूनिट पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल हैविंग यूनिट पोल स्ट्रेंथ। यानी यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या बॉस, समझ में आया क्या? यानी यूनिट नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है 1, यानी एक ऐसा नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 है, उस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी तक पढ़ते आए हैं, और जो यूनिट होती है वो जो टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। वेबर पर मीटर स्क्वायर कहां से आती है अगले चैप्टर में सोचे समझेंगे। समझ में आया? अब जैसे सपोज आपको ये बोल दिया तो बॉस अब अगली बात, ई को कौन रिप्लेस करता है, ई को कौन रिप्लेस करेगा, बी। आगे बात समझ में? अब अगर कोई भी आपके पास एक पोल है उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कोई भी एक पोल है उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो समझते हैं फटाफट। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल एट आर डिस्टेंस। ठीक है, अब सपोज क्या सीन है बॉस आपके पास, ध्यान दीजिए, यहां पर एक कोई पोल रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है m, पोल रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है m। मुझे इससे r डिस्टेंस पर, मुझे इससे r डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या एज्यूम किया, यहां पर m नॉट रखा हुआ है, क्या एज्यूम किया, m नॉट रखा हुआ है। m नॉट का मतलब नॉर्थ पोल हैविंग यूनिट पोल स्ट्रेंथ। आगे बात समझ में? तो देखो इस पे जो फोर्स लगेगा यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा उस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, सुनो, जो फोर्स है वो कितना था बॉस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए एम, एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर मैं एम नॉट को नीचे ले गया तो एफ बाय एम नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए एम बाय आर स्क्वायर। और जो एफ बाय एम नॉट है वो क्या हो जाएगा, एफ बाय एम नॉट कितना हो जाएगा, बी। समझ में आ गई क्या बात? यानी किसी भी पोल से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए एम बाय आर स्क्वायर। एम क्या है, उस पोल का पोल स्ट्रेंथ, उस पोल का पोल स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? यहां पे डायरेक्शन देख लेते हैं, यहां पे डायरेक्शन देख लेते हैं फटाफट। डायरेक्शन, अगर यहां पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को मैं बोल रहा हूं प्लस एम। समझ में आया? मुझे इससे आर डिस्टेंस पर निकालना है, तो यहां पर भी तो मैं प्लस एम नॉट यूनिट नॉर्थ पोल तो लग रहा हूं। जब मैंने यहां पे यूनिट नॉर्थ पोल रखा तो एक बात बताओ, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड जाता है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह। आगे बात समझ में? यानी ये जो होगा नॉर्थ पोल की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स जाएगा। आगे बात समझ में? अब अगर यहां पे मैं साउथ पोल रख रहा हूं, साउथ पोल का मतलब क्या हो गया एक तरह से माइनस एम। इससे आर डिस्टेंस पे मैं बात करूं तो यहां पे मैं यूनिट नॉर्थ पोल रखूंगा, यानी प्लस एम नॉट, है ना। तो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो भाई फोर्स किधर लगेगा, इनवर्स। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा एक तरह से वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो साउथ पोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियली इनवर्स। ये चीज भी वैसी ही है जैसे वहां पे काम करती थी। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। तो यानी नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। आगे बात समझ में? जल्दी से बनाइए ऐसे। हाँ भाई, तो आपको समझ में आ गया बेटा
कि जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से रेडियली आउटवर्ड जाने वाला है और साउथ पोल से रेडियली इनवर्ट्स आने वाला है। एग्जैक्टली वैसे ही काम हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला। आगे समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 3 पॉइंट्स पे, 3 जगह, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड जनरल पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल याद आ रहा है तो एक्सियल लाइन पे निकाला था, एक्सियल लाइन पे निकाला था, कितना आया था, ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब, है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे आया था केपी बाय आर क्यूब, और जनरल पॉइंट पे भी कुछ कुछ आया था, देख लेंगे। कोई नहीं, मैं पूरा डेरिवेशन करवाता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, कोई परेशान होने की बात नहीं, मैं पूरा करवाता हूँ। हाँ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है इसका बेटा, सबसे पहला केस है केस 1 एक्सियल लाइन का, एक्सियल लाइन, ठीक है। तो यार हमको दो चीजें याद रखनी है बॉस। क्या क्या दो चीजें याद रखनी है, पहले एक बार मैग्नेट बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, ये इसका ये इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। आगे देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ, मैं दोनों को कॉमन ही ले रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं ले रहा मैं, ठीक है। ये जो था, मैंने बोला इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 2a बोल दिया। एल बोल दो 2a बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। 2a बोल दिया। अब समझिएगा, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है एक्सियल लाइन पर, यानी एक्स, ये मैग्नेट का एक्सिस है, इस एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड याद करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दो चीजें याद रखनी है भाई, ध्यान दीजिए, दो चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, अगर कोई पोल स्ट्रेंथ m है, उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर, पहली चीज। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे याद रखनी है कि अगर नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा, और साउथ पोल तो उससे मैग्नेटिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स आ रहा होगा। ये पक्की बात है, दो चीजें मुझे याद रखनी है, ठीक है बॉस। ये नॉर्थ पोल है, ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ पोल है। इस नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा। इसको मैंने बोल दिया बी एन, क्या बोल दिया, बी एन, ठीक है भाई। अब देखिए, ये साउथ पोल है, साउथ पोल की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड आ रहा होगा, और इसको मैंने बोल दिया बी एस, ठीक है बॉस, ठीक है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, जनरल पॉइंट बोल देता हूं उसे, सपोज मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल दिया ए पॉइंट पर। तो देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी नेट, ठीक है, बी नेट, ठीक है। पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बी एन कितना होगा, बी एन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ सपोज मैंने बोल दिया, इसका इसका पोल स्ट्रेंथ हो गया प्लस एम बोल दिया मैंने, इसका पोल स्ट्रेंथ मैंने सपोज, ओ उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी, हाँ, इसका पोल स्ट्रेंथ सपोज मैंने माइनस एम बोल दिया, इसका पोल स्ट्रेंथ सपोज मैंने प्लस एम बोल दिया है भाई, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ पोल से पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, ये टोटल डिस्टेंस की सेंटर था ना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी मैंने बोली आर, ये डिस्टेंस कितनी होगी ए, अरे ये टोटल आर है, ये कितनी है ए, ये मिड पॉइंट था ना, तो ये नॉर्थ पोल से ये पॉइंट कितनी दूर बचा, आर माइनस ए, कितना दूर बचा, आर माइनस ए। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एस, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। साउथ पोल से पॉइंट कितनी दूर है, यहां से देखो, ये कितना है आर, और ये कितना है ए, तो आर प्लस ए कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा एम अपॉन
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कौन सा बड़ा होगा? बी एन बड़ा होगा क्योंकि उसका डिनोमीटर छोटा है। यानी जो बी नेट हो गया, जो बी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा बी एन बी एस। तो यार बॉस ये हो जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। ये हो गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना। यानी ये हो गया म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। एलसीएम ले लिया तो यहां बचा आर प्लस ए का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 RA। इधर होगा माइनस ऑफ आर माइनस ए का होल स्क्वायर यानी माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो यहां से जो बी नेट, कहा बेटा स्क्वायर है ना, ये रहा, थोड़ा वो ग्रेविटी से नीचे खिसक गया, वो ऊपर थोड़ा कर देंगे उसे। तो बी नेट जो हो गया वो हो जाएगा म्यू नॉट एम 2 RA 2 RA 4 RA। हाँ बोल, कुछ कह रहा है? 4 RA, तो ये हो गया 2 RA मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। समझ में आ गया? यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो मैंने एजम्पशन दी, यहाँ पे क्या एजम्पशन दी कि आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए। आर जो है ए से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, पक्की बात है। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, तो यहां पर हो जाएगा आर की पावर 4। समझ में आ गया? ये कैंसिल हो गया तो बचा आर क्यूब। 4 पाई भी तो था, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में? तो यहां से जो बी नेट आ गया वो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू 2A। 2A क्या है? दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, और m क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो m इंटू 2A कितना हो जाएगा? कैपिटल M यानी मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा 2m अपॉन आर क्यूब। क्या गया? एग्जैक्टली वैसा ही है, ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब, सेम टू सेम। फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब। एक बात बताओ, सुनना सुनना, बी एन उधर है और बी एस इधर है, कौन सा बड़ा था? बी एन बड़ा था, तो जो बड़ा था उसकी डायरेक्शन ही डोमिनेट करेगी, ऑब्वियसली बात है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर उसी के अलोंग आएगा, यानी बी एन के अलोंग रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किधर आएगा? बी एन के अलोंग, यानी साउथ टू नॉर्थ। किधर आया? साउथ टू नॉर्थ। और साउथ टू नॉर्थ किसकी डायरेक्शन थी? साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन थी एम वेक्टर की। किसकी थी? एम वेक्टर की। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में बात करूं, वेक्टर फॉर्म में बात करूं, तो बी नेट वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम बाय आर क्यूब इंटू एम कैप, साउथ टू नॉर्थ। यानी यहां से फॉर्मूला आपका बनता है बी नेट इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। समझ में आया? जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? याद रखिएगा, ऐसे एक्सियल लाइन पे डायरेक्शन आएगी साउथ टू नॉर्थ। आ गया समझ में? डायरेक्शन आएगी साउथ टू नॉर्थ। जल्दी उतारिए इसे। चलिए अगला देखते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सियल लाइन पढ़ा बेटा, अगला हम लोग देखते हैं सेकंड, इक्विटोरियल लाइन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। देखिए आपके पास ये एक बार मैग्नेट है भाई, ठीक है। ये एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया 2A है ना भाई। अब ये तो आपकी एक्सियल लाइन थी, है ना।
इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होने वाली और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? वही दो चीजें याद रखेंगे। पोल से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। बहुत ही आसान। ठीक है, तो देखिए ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस टाइप से, ये हो जाएगा बी एन। पक्की बात है? इस टाइप से हो जाएगा बी एन। और साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा भाई? वो हो जाएगा इधर। ये थोड़ा सा शिफ्ट करो, थोड़ा सा टिल्ट करो। हाँ, ये हो जाएगा आपका बी एस। आगे बात समझ में? ये हो गया बी एन और ये हो जाएगा बी एस। ठीक है, समझिएगा आगे। ये आर है और ये है ए है, तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे पाइथागोरस से ये भी हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? समझ में आया? ठीक है, तो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एन, वो कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सपोज इसका पोल स्ट्रेंथ मैंने बोल दिया प्लस एम और इसका पोल स्ट्रेंथ मैंने बोल दिया माइनस एम। प्लस माइनस होता नहीं है, एम ही होता है वैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बी एस जो होगा, जो बी एस होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अगर मैंने बोला ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा। समझ में आया क्या? इस बी एन का इधर कंपोनेंट आ गया बी एन कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट आ गया, पक्की बात है, इस बी एस का इधर कंपोनेंट आ गया बी एस कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट आ गया बी एस साइन थीटा। बी एन और बी एस इक्वल है, तो बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अल्टीमेटली नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो यानी यहां से ये हो जाएगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सही लिख दिया क्या? कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यानी यहां से जो बी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। तो अल्टीमेटली यहां से जो आपका बी नेट आ गया वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम ए और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो ये बेचारा ए 0, ये बेचारा मासूम सा ए 0 हो गया। तो यहां से बी नेट कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम ए आर क्यूब। एम इंटू 2 ए कितना हो जाएगा? कैपिटल एम। तो यहां से बी नेट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम बाय आर क्यूब। समझ में आ गया? डायरेक्शन किधर आ रही है? उधर, यानी नॉर्थ टू साउथ।
साउथ टू नॉर्थ जो डायरेक्शन थी, साउथ टू नॉर्थ जो डायरेक्शन थी वो किसकी थी? एम वेक्टर की, एम वेक्टर की, एम वेक्टर की। तो यहां से नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन किधर गई वो माइनस एम वेक्टर की। आगे बात समझ में, समझ में आया? तो यानी यहां पर अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो जो बी नेट वेक्टर हो गया वो पेन ही छूट गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय आर क्यूब माइनस ऑफ एम कैप। सही लिख दिया भाई। तो यहां से बी नेट वेक्टर आ जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन किधर आई? नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन किधर आई? नॉर्थ टू साउथ। आया समझ में? जल्दी से उतारिए, जनरल पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे, जल्दी करिए। हाँ भाई देखिए, तो ये था आपका इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। अगला हम लोग समझते हैं एट जनरल पॉइंट। अगला है एट जनरल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जनरल पॉइंट का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि कैसे सवाल करेंगे उसके। देखिए, कर सकते हैं डेरिवेशन भी, बट पोलर कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, यूज नहीं है। एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट का मतलब क्या हो गया यार? जनरल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि मतलब ना तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पॉइंट है और ना ही एक्सियल पॉइंट है। ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर है वो पॉइंट, ना ही वो एक्सियल लाइन पर है, ठीक है। ये आपके पास एक बार मैग्नेट है भाई। ये बार मैग्नेट है, ये हो गया आपका साउथ पोल माइनस एम, ये हो गया नॉर्थ पोल प्लस एम, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्सियल लाइन, ये हो गई आपकी एक्सियल लाइन। आपको पूछा है, ये सेंटर था, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, कहां पूछा है? सेंटर से आर डिस्टेंस पर, इसी को इस किसी पॉइंट पर, ठीक है बॉस। कि ये जो आर डिस्टेंस है वो एक्सियल लाइन से नॉर्थ पोल के साइड से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। समझ में आ गया क्या क्या बोला मैंने? ये चीज इंपॉर्टेंट है, थीटा किधर से फॉर्म हुआ था, ठीक है। एक्सियल लाइन से आर डिस्टेंस या आर वेक्टर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है किस साइड वाले पॉइंट से? नॉर्थ पोल वाली साइड से। आगे बात समझ में, ठीक है। ये कोई पॉइंट है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक लेते हैं आर के अलोंग, ये आगे बढ़ा दो, अरे यार क्या हो गया, हाँ आर के अलोंग ये आगे बढ़ा दो, इसको हम लोग बोलेंगे बी आर। क्या बोलेंगे? बी आर। और दूसरा लेते हैं इसके परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलेंगे बी थीटा। ये हो गया आपका बी आर और ये हो गया बी थीटा। समझ में आ गया? एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। तो यहां से जो बी आर होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। याद आ रहा है? ट्वाइस के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, यानी ट्वाइस के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। आ गया समझ में? और जो बी थीटा आया था वो आया था के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। याद आ गया? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है बॉस। यहां पर जो बी नेट आता है वो इस डायरेक्शन में कहीं पे आता है, और सपोज वो बी आर से सपोज अल्फा एंगल बना रहा है। बी आर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। जो बी नेट आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो मैंने बोला बी आर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। आगे बात समझ में? तो जो बी आर हो गया वो हो गया ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कॉस थीटा बाय आर क्यूब, और जो बी थीटा हो गया वो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब देखिए जो बी नेट होगा ये होगा रूट ओवर बी आर स्क्वायर प्लस, ऑब्वियसली बात है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पक्की बात है। तो यहां से जो बी नेट हो गया, यहां से देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर करके बाहर आ गया, वापस स्क्वायर हट गया, एम बी दोनों तरफ से बाहर आ जाएगा, आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 4
कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से जो बी नेट आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय आर क्यूब। 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा √1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी cos स्क्वायर थीटा, माफी चाहूंगा, हाँ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया बी नेट। ठीक है, अब अगर बी नेट जो है वो बी आर से एंगल बना रहा है अल्फा, तो टेन अल्फा कितना होगा, टेन अल्फा होगा, इस बी थीटा को यहां ले जाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी थीटा अपॉन बी आर कितना हो जाएगा, बी थीटा अपॉन बी आर, यानी जो टेन अल्फा हो जाएगा बी थीटा, क्या क्या कट गया, सब कट गया यार, वहां क्या बचा देखो ना, चलो लिख देता हूं पूरा यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2, इट्स टेन थीटा बाय 2 नॉट टेन थीटा बाय 2, समझ रहे हो ना, टेन थीटा बाय 2 नॉट टेन थीटा बाय 2, समझ में आया। तो ये है जनरल पॉइंट पे, जल्दी उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपके सामने एक सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, दो शॉर्ट बार मैग्नेट्स हैं, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर गिवन है, साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल इस टाइप से अरेंज है, एक्सियल लाइन सेम है दोनों की। ठीक है भाई, पहली वाली जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, दूसरी वाली का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m2 है, तो आप पे एक बार मैग्नेट पे दूसरी की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, समझ में आया। तो सबसे पहले फोर्स समझ लेते हैं, सबसे पहले फोर्स समझ लें, फोर्स देख लें। तो यार एक बात बताओ, बी का जो डेफिनेशन था वो कितना था, F/m। तो जो कोई भी पोल है उस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, mb। कोई भी पोल है उस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, mb। खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, आप पे कौन करेगा, बाहर वाला, आप पे कौन करेगा, बाहर वाला। यानी इसके जो दोनों पोल हैं उन पे जो फोर्स लगेगा उस पे इस वाली का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा। इतना समझ में आ गया, बढ़िया बात। फोर्स का वैल्यू कितना होगा, m इंटू बी, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, m इंटू बी, बहुत अच्छी बात। डायरेक्शन भी समझ लें। यार एक बात बताओ, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, तो यार ये सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, तो इधर कोई नॉर्थ पोल होगा और इधर कोई सपोज साउथ पोल होगा, यहां पे मैंने कोई नॉर्थ पोल रख दिया, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पे फोर्स कितना लगेगा, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स लगता है, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में। सपोज यहां पे कोई साउथ पोल है, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं कहीं भी गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं तो प्लीज सेल्फ अंडरस्टूड है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक किसी बैच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा खिचड़ी पक जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई बी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एम नॉर्थ पोल रखा है तो फोर्स कितना लगेगा, एम इंटू बी। नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगने वाला है और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगने वाला है। सवाल खत्म, सवाल खत्म। क्या अब देखो कैसे करें, ध्यान समझ, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई है, तो ठीक है, इस चीज को अगर आपको समझ में आ गई है तो इस चीज को साइड में रख देता हूं, यहां पे उतारने के काम में आएगी, सीधा रख देता हूं। ठीक है, अब समझो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। मैंने बोला ये हो गया भाई इसका पोल यहां पर, मैं एकदम कॉर्नर पे मांग रहा हूं क्योंकि कुछ बिजनेस स्पेसिफाई नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये नॉर्थ पोल है, ये मैंने मान लिया प्लस m, ये साउथ पोल ये मैंने मान लिया माइनस m। आगे बात समझ में, प्लस m और ये मैंने मान लिया माइनस m, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, तो ये मैंने बोल दिया a हो गया, और ये भी कितना बोल दिया मैंने, a हो गया। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। अरे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के अलॉन्ग होता है, एक्सियल लाइन के अलॉन्ग तो निकाला ही है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ, यस और नो,
साउथ टू नॉर्थ, अभी देख लो, अभी देख लो, अभी पढ़ाया मैंने, साउथ टू नॉर्थ होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है एक्सियल लाइन पर। यानी ये वाली जो पहली वाली मैग्नेट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे होगा, ऐसे इधर की तरफ। तो यानी पहली वाली मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे हर जगह इधर वाले पॉइंट पे, एक्सियल लाइन की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन अभी यहां दिखा रहा हूं, बट मैं एक्सियल लाइन की तरफ बात कर रहा हूं, तो इधर होगा B1। आगे बात समझ में, इधर होगा B1, आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको मैंने बोल दिया BN, और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मैंने बोल दिया BS। समझ में आ गया, ये हो गया BN और ये हो गया BS। एक्सियल लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही जाने वाला है। फोर्स कैसे कैसे लगेगा, पहले BN और BS देख लूं, पहले BN और BS देख लूं। तो देखिए BN कितना था, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 अपॉन R क्यूब, यानी इसके सेंटर से यहां के बीच की डिस्टेंस, बाबा ये कितना है R, ये कितना है A, कितना बचा R माइनस A। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सॉरी इस मैग्नेट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा एक्सियल लाइन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 अपॉन R क्यूब। R होता है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक R है और ये A है, तो ये कितना हो गया R माइनस A। तो ये हो जाएगा R माइनस A का होल क्यूब। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। यहां पे जो नॉर्थ पोल है उस पे जो फोर्स लगेगा, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना है M, तो कितना लगेगा M इंटू BN, M इंटू BN, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 स्मॉल m अपॉन R माइनस A का होल क्यूब। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। और ये जो फोर्स लगने वाला है भाई, ये वाला जो फोर्स लगने वाला है वो किधर लगने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। अरे नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर, तो फोर्स भी किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा उसके अलोंग लगेगा। तो ये जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा Fn। आगे बात समझ में, हो जाएगा Fn। अब अगर मैं वहां बात करूं उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर साउथ पोल के वाले, साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ, वो भी एक्सियल लाइन पर ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट M1 अपॉन सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से लेके तक R, और ये है A, तो ये हो जाएगा R प्लस A का होल क्यूब। आगे बात समझ में। और उस वाले, इस वाले साउथ पोल पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा Fs, वो लगेगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 स्मॉल m अपॉन R प्लस A का होल क्यूब। सही लिख दिया क्या मैंने, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो यार, नहीं है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो ध्यान से समझिएगा। साउथ पोल पे फोर्स किधर लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तो इस पे फोर्स लग गया इधर की तरफ, और ये हो गया एफ एस। दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो ये तो मेरे पास एफ एन आ गया है और ये मेरे पास एफ एस आ गया। कौन सा बड़ा है, एफ एन बड़ा है ना भाई। तो यानी यहां से एफ नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ एन माइनस एफ एस, एफ एन माइनस एफ एस। तो यहां से जो एफ नेट जो आ गया, क्या क्या कॉमन है, ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M1 स्मॉल m, यही है बस, पक्का, बहुत ही अच्छी बात। तो 1 अपॉन R माइनस A का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल क्यूब। अब होल क्यूब खोलो, ये करो, R जो है वो A के मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, सॉरी R बड़ा होता है, A छोटा होता है, तो बायनोमियल लगाऊंगा। बायनोमियल लगाने के लिए R को मैं पहले बाहर ले लूं, तो यहां से R बाहर आया तो R क्यूब, यहां से बाहर आया R क्यूब टोटल मैंने बाहर ले लिया। तो यानी एफ नेट 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M1 स्मॉल m, यहां से भी R क्यूब, यहां से भी R क्यूब बाहर आ गया R क्यूब, यहां बचा 1 अपॉन 1 माइनस A बाय R की पावर 3 माइनस 1 अपॉन
1 प्लस ए बाय आर की पावर 3, ऊपर ले जाऊं 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M1 स्मॉल m अपॉन आर क्यूब, तो 1 माइनस ए बाय आर की पावर -3 माइनस 1 प्लस आर की पावर -3 तो है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स। कब? जब x जो है बहुत ज्यादा छोटा है, ऑब्वियसली ए बाय आर बहुत छोटा होगा। तो यहां से हो गया 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M1 स्मॉल m आर क्यूब, बायनोमियल लगा देता हूं तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3a बाय आर -1, ठीक है, माइनस अंदर गया प्लस हो गया प्लस 3a बाय आर, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M1, अरे बाबा सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आर और आर बाहर आ गया, ये हो गया आर की पावर 4, ठीक है, 3 और 3 कितना हो गया 6 इंटू ए, और स्मॉल एम भी तो था, स्मॉल एम भी तो था, m इंटू 2a, ये देखो इसका पोल स्ट्रेंथ m और दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 2a, m इंटू 2a, इस वाली मैग्नेट का डायपोल मोमेंट यानी m2, इस वाली मैग्नेट का डायपोल मोमेंट m2, तो यहां से जो f नेट आ गया वो आ गया 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर की पावर 4 कैपिटल M1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M2, दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो आंसर इज कितना है 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर की पावर 4। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, मैग्नेट्स के एसएचएम कराएंगे, इनकी पोटेंशियल एनर्जीज देखेंगे, टाइम पीरियड्स देखेंगे, आगे काम करेंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।